चलिए तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ मास, कॉमा मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोलिजन। ये है चैप्टर का नाम, सेंटर ऑफ मास कॉमा मोमेंटम कंजर्वेशन। तेज जल्दी। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोलिजन। टक्कर टक्कर पकड़ेंगे, टक्कर। तो तीन हिस्से इस चैप्टर के, लगभग 4-4 दिन तीनों में लग जाते हैं, तो हिसाब से 15 दिन लग जाते हैं। हेडिंग डालो सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। तेज तेज थोड़ा, रंगोली कम बनाए, जल्दी लिखें। सेंटर ऑफ मास। तो बोले सर जीवन अच्छा चल रहा था, ये अचानक से सेंटर ऑफ मास क्यों, है ना। इतने बढ़िया तो हम सब कुछ पूरी फिजिक्स सॉल्व कर रहे थे। तो देखो सेंटर ऑफ मास जो है बड़ी काम की चीज है। एक तो आपने देखा ही था अभी थोड़ी देर पहले, आपने ऐसा एक रॉड देखी थी, रॉड की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। तो आपने देखा था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आया था L/2, जिससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी mgh, और h में क्या रख दिया था आपने, मतलब ये h किसका हाइट होती है, सेंटर ऑफ मास। तो जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो mgh में h क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास। बोले सर अच्छा ठीक है, और देखो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, और अभी तक क्या होता था ना, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता था और उससे उसका एक्सेलरेशन आता था। पर ना तो हमने कभी ये ध्यान दिया कि फोर्स कहाँ पे लगा, और ना ये सोचा कि एक्सेलरेशन किस पॉइंट का आया है, क्योंकि अभी तक हमारे ऑब्जेक्ट ही पॉइंट होते थे, एक ही पॉइंट होता था, उसी पे फोर्स लगता था, उसी का एक्सेलरेशन। अब पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। जब ऑब्जेक्ट बड़े हो जाएंगे, तो जैसे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कुछ पत्थर रखा बहुत बड़ा, फोर्स इधर लग रहा है, इस पत्थर का मास m है। आप यहाँ पे इक्वेशन लगा दोगे F बराबर m। आप ये बताओ ये एक्सेलरेशन है किस पॉइंट का, इसमें तो लाखों करोड़ों अरबों इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो बोले सर ये किस पॉइंट का एक्सेलरेशन है, फोर्स तो यहाँ लगा है, पर ये जो एक्सेलरेशन आता है, ये एक्सेलरेशन आता है सेंटर ऑफ मास का। इसका भी मतलब डेरिवेशन टाइप का है, वो तब समझा देंगे। F बराबर ma में जो a रहता है वो किसका रहता है, सेंटर ऑफ मास का। फोर्स कहीं पे भी लगे लेकिन a आता है, वो किसका आता है, ये F नेट होता है, F नेट एक्सटर्नल फोर्स। बोले और बताते हैं। जैसे मान लो पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे लाखों करोड़ अरबों पार्टिकल्स मान लीजिए, और सबकी वेलोसिटी ऊपर नीचे दाएं बाएं पता नहीं किधर किधर है। और यहाँ पे अब एक चीज लिखा करोगे आप, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम आप पूरे सिस्टम का लिखना चाह रहे हो, तो सिस्टम का मोमेंटम लिखने के लिए आपको m1v1 प्लस m2, सबका अलग अलग मोमेंटम लिखे वैक्टोरियल सम करना पड़ेगा, जो कि असंभव है। तो करोड़ों पार्टिकल्स हैं, तो जो b होता है, b किसका आता है, तो उससे पूरे सिस्टम का निकल जाएगा। तो मतलब कुल मिला के अब ऑब्जेक्ट बड़े हो जाएंगे, जब ऑब्जेक्ट बड़े हो जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ेगी। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि किस बॉडी में सेंटर ऑफ मास किस जगह पर है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ। ठीक है, इनको बनाना चाहो तो बनाओ, वरना लिखो COM, यानी सेंटर ऑफ मास। शॉर्ट में लिखना, जब भी मैं सेंटर ऑफ मास बोलूंगा आपको COM ही लिखना है। COM इज एन इमेजिनरी पॉइंट, COM is an imaginary point लिखा, where all the mass of the body, where all the mass of the body can be assumed for solving the problem.
फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होगा, इमेजिनरी पॉइंट होगा, जहां पे हम बॉडी के पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट मान सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ पे Q बराबर mgh सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ लिख सकते हो आप, मतलब सारा मास इस जगह पे मान के हाइट उसकी लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट या सेंटर ऑफ मास की। यहाँ पे आप सेंटर ऑफ मास का होता है, यहाँ पे V सेंटर ऑफ मास है ना। पर कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे आप नहीं मान सकते सेंटर ऑफ मास, सारा का सारा मास मान सकते हो, लेकिन ये भी विद सम कंडीशंस होते हैं। मतलब कई जगह ऐसी भी आएंगी जहाँ पे नहीं मान सकते, वहां पे आप उसको एक पॉइंट पे मान के आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वो भी बताएंगे। और इनके भी थोड़े थोड़े डेरिवेशन आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे सीखते जाएंगे ये बात हमें पता लगते जाएगी कि क्या कर रहे हैं। पर मतलब काम यही आएगा सेंटर ऑफ मास, कि वहां पे आप पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट मान सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इसी में जहां आपने ये लिखा उसी के नीचे लिखो, ये लिखा ना अभी जो मैंने बोला, उसी के आगे एक और पॉइंट लिखो कि COM में लाए, मतलब COM कहाँ पे हो सकता है, COM में लाए ऑन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, वो सब अभी कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आएगा। तो लिखो आप, इट में लाए ऑन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, अब लिखो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मानिए कि ये दो एक्सिस है, एक्स वाई, और देखो ये है जेड, दिख रही है ना। वेरी गुड। यहाँ पे मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स हम ले लेते हैं, चार ले लेते हैं बहुत, M1 M2 M3 M4, उनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4, ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। हमने मान ली कि चार है, और इन सबके कोऑर्डिनेट्स ऐसे ऐसे, इन चारों पार्टिकल्स मिलके एक सिस्टम बन रहा है, और उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी कहीं भी हम ऐसा कुछ अंदाजा लगा के बोल रहे हैं यहाँ कहीं होना चाहिए, कहीं एक ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल सा पॉइंट, इधर का ज्यादा उधर का कम देख सकते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या बोल देंगे, XCOM YCOM ZCOM। कोऑर्डिनेट्स तभी दुनिया में आते हैं जब पहले ओरिजिन आता है, और इनका इंपॉर्टेंस तभी है जब ओरिजिन मैंने बोल दिया है कि यहाँ है, तभी ये कोऑर्डिनेट ये है ना। खैर वो अलग बात हो गई। मैं एक बात बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ओरिजिन से ही है, ओरिजिन नहीं है कहीं तो कोऑर्डिनेट्स का कोई मतलब नहीं है। तो पहले ओरिजिन है फिर कोऑर्डिनेट्स है। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, ये गिवन है जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, आपको फाइंड करने हैं सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, और सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट। तो XCOM बराबर होता है, बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है, M1 x1 M2 x2 M, और जितने भी हैं सब डिवाइडेड बाय जितने भी मास है सबका आईडी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ x1 x2 x3 क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, ध्यान रखना। जैसे मान लो कोई पार्टिकल इधर हो गया ओरिजिन ये, तो x कोऑर्डिनेट मान लो नेगेटिव में आ गया, तो बताओ यहाँ पे जैसे -3 आ गया x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे माइनस में रखोगे कि प्लस में रखोगे, जैसे -3 लिखोगे इसको कि +3 लिखोगे, बताओ। माइनस में लिखो, आपने अभी बोला x1 x2 x3 क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट अगर प्लस में होगा तो प्लस में, और माइनस में होगा तो माइनस में रखा जाएगा। ठीक है, लिखते जाओ। YCOM क्या हो जाएगा बताओ, अरे सोचो ना यार, इतना कठिन फॉर्मूला है, M टोटल। और बताइए ZCOM क्या हो जाएगा,
एम टोटल। अच्छा एक सेकंड देख लो फिर छापना। कई बार किताबों में डराने के लिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब लिखने का तरीका है। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ एम आई एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, और सिग्मा ऑफ एम आई, आई इज इक्वल टू 1 से n। ऐसे आप लिख सकते हैं सिग्मा के टर्म में पूरा। और एक सेकंड और देख लो फिर छाप लो। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये देखना ये क्या है, आर सी ओ एम बराबर m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, m3 r3 वेक्टर डैश डैश डिवाइडेड बाय m1 + m। मेरे को कोई बताएगा कि ये r1 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ देख के बताओ कि r1 वेक्टर क्या होगा। x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पे सबकी वैल्यूज डाल दो, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और फिर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और आर सी एम में भी क्या लिखोगे, एक्स सी एम आई कैप, वाई, अरे हाँ नहीं ना, और सबका आई कॉफिशिएंट आई कैप वाले जो उनको एक साथ लिख दोगे तो ये बन जाएगा ना। और यहाँ पे जे कैप वाले जिनके आगे जे कैप लग रहा है उनको एक साथ लिख दोगे तो ये बन जाएगा। और जेड कैप वालों को एक साथ लिख दोगे तो जेड कैप नहीं के कैप, तो ये बन जाएगा। मतलब कुल मिला के इन तीनों को साथ में लिख दिया ऐसे। कुछ अजीब तो नहीं कर दिया ना, काम तो यही आएगा। पर आप वेक्टर में ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने के अलग अलग तरीके हैं एक ही बात को। ऐसा, तो एक ही बात को कई तरीके से लिख दिया है। बाकी कुल मिला के मुद्दा यह है कि ऐसे आपके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे सेंटर ऑफ मास के। तो लिख लो जल्दी से। ये है सेंटर ऑफ मास, ऐसे निकालेंगे center। ठीक है, अब आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ COM, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखो ये लिख लो आप अगर नहीं लिख पाए हो अभी तक तो। बाकी तो यार फोटोकॉपी करनी है बस, इधर से उधर x1 की जगह y1 लिखना है बस, है ना, तो फिर z1 लिख, कुछ भी नहीं है इसमें। लिख लो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो आपको बताएंगे कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो हम बेसिकली 3 तरीके के सिस्टम देखने वाले हैं। इसमें पहला है डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास लिखो ना, फर्स्ट लिखेंगे अपन डिस्क्रीट मास सिस्टम। ये क्या होता है सर डिस्क्रीट मास, तो ब्रैकेट में लिख लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिख लो। डिस्क्रीट मास सिस्टम में ब्रैकेट में लिख लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, अलग अलग, है ना, दूर दूर। तो यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स हैं वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, पॉइंट मासेस ऐसे पड़े हुए हैं, कितने भी हो सकते हैं, और इनसे मिला के क्या बना, एक सिस्टम बना, M1 M2 M3 M4 M5। ये है डिस्क्रीट मास सिस्टम। बना लो ना, इसका देखने लग जाते हो तो। अभी तो आएगा देखने का, अभी तो सिर्फ शुरुआत हो रही है, तो इसमें तो छापो दमादम, अभी कुछ भी नहीं। फिर दूसरा है कंटिन्यूअस मास सिस्टम। ये कैसे, ये इनका क्या मतलब है, कंटिन्यूअस मास सिस्टम जिसमें मास लगातार फैला हुआ है, डिस्क्रीट नहीं है ये, तो अलग अलग है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स अलग अलग पड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं अपन डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस मास सिस्टम जैसे, जैसे रॉड बोल दी, रॉड, रॉड किसका एग्जांपल है कंटिन्यूअस मास,
अरे हाँ ना, उसके अलावा बहुत सारे हैं, कुछ भी कर दो। रिंग, डिस्क, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, ये सब क्या है? कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कोन, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, अरे हाँ ना, कुल मिला के जो डिस्क्रीट नहीं है सारे कंटिन्यूअस, मतलब जिनकी कोई शेप है कुछ। कंटिन्यूअस मास सिस्टम समझ गए? जिसमें मास ऐसे एक पॉइंट में नहीं है, बहुत सारे पॉइंट मासेस बहुत पास पास रख के कुछ शेप बना दी, तो वो कहलाएंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम। और तीसरा कंपोजिट मास सिस्टम। कंपोजिट ऐसा कुछ खास नहीं, कंपोजिट मतलब दो कंटिन्यूअस एक साथ आ गए या तीन कंटिन्यूअस एक साथ आके एक सिस्टम बना गए, कंपोजिट। कंपोजिट मास सिस्टम अ, जैसे कि ये देखो, कोन है, कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया, ये कंपोजिट मास। ऊपर क्या है? एक हेमिस्फेयर, और नीचे क्या है? अरे हाँ ना, ये कंपोजिट मास। कंपोजिट मास सिस्टम मतलब जोड़ दिया दो कंटिन्यूअस मास को, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ऐसा निकालेंगे हम कि इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस तरह। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल दे, सबसे पहले हेडिंग डाल दे, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास, डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करें? तो इस चैप्टर का पहला सवाल, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और यहाँ पे तीन चार मासेस पड़े हुए हैं। तो देखो मास दूर दूर है पॉइंट में, मतलब कौन सा सिस्टम हो गया ये? डिस्क्रीट मास सिस्टम। ऐसे करके मान लीजिए मैंने मासेस दे दी। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना तो आपको आता है। मैंने सवाल दे दिया तो मतलब आपको आता है। तो बताइए कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगा के, क्या है फॉर्मूला? एक्स यू एम बाई सी एम, बस कर दो और क्या, वही है, लगा दो। तो सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट निकालो, क्या हो गया? फोर्थ वाले का कोऑर्डिनेट है ए कॉमा जीरो, ऐसा लिख। तो कैसे करोगे बताओ, कितना आसान है यार ये, इतना आसान भी सवाल हो सकता है क्या? हो सकता है। एक्स सी ओ एम क्या लिखोगे? M1 X1 एम, तो बोले सर ये नंबरिंग कैसे करनी है, ये कॉन्सेप्ट है। तो बोले सर एंटी क्लॉकवाइज करते नंबरिंग। तो ध्यान रखें, नंबरिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नंबर मतलब क्या है, M1 X1 M2 X2 लिखना है, उसमें किसी को भी एक एक को पकड़ के चार बार लिखना है, मतलब एक बार में एक बार कर दो। इधर से चालू कर देता हूं मैं, 2m × 0 प्लस m × अरे ऐसे कर रहा हूँ, एक, मैं लिख देता हूँ यार, बाद में तुम बोलो यार ये कैसे कर दिया। तो आप एक नियम बनाने नोट डाल लेना कि एंटी क्लॉक, M1 X1 M2 X2 M3 X3। अच्छा यार इसमें मैंने लेकिन कोई भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव में नहीं लिया, पर तुम याद रखना नेगेटिव में अगर कोऑर्डिनेट होगा तो कोऑर्डिनेट रखना है वहां पे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और लास्ट क्या बचा? टोटल मास कितना है? 4m है ना, ज्यादा हो गया यार, 6m हो गया है, 6m। इस तरीके से वाई सी एम क्या लिखोगे? 2m × 0 m × 0 2m × 2a m × a, ये आ गया आपके। और जेड सेंटर मास क्या लिखूं? जेड कोऑर्डिनेट ही नहीं दिए है ना, तो जीरो हो जाएगा। तो ये देखो कितना मस्त सवाल, पहला सवाल देखो, है ना मजेदार, सेंटर ऑफ मास, आसान एकदम।
इसमें करना क्या है, अब इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ना है मेरे भाई। अबे यार, कहाँ फंस गया मैं। ये भी तो यही हुआ, ये आ गया। सही लिखा है ना। एक और करो। क्या हो गया? जेड सी एम जीरो, मतलब कुल मिला के सेंटर मास भी इसी प्लेन पे हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन में। तो उसका जेड, अगर आप इन सबका जेड कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या आएगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ना, तो जेड सी ओ एम, मतलब जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। इसी प्लेन में आएगा, क्योंकि सारे के सारे चारों पार्टिकल इसी प्लेन में ना, तो उनका सेंटर मास भी इसी प्लेन। चलो अगला करो। सेकंड सवाल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पर तीन मास रखे हैं, 2m, mm। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2m, फ्रॉम पार्टिकल टू। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास 2m। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास 2m। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। तो हमसे पूछा है कि सेंटर ऑफ मास की इस 2m से डिस्टेंस क्या होगी। बोले यार ये कुछ बदल गया सवाल। अभी तो आपने, अब इसको कर रहे हो तो आपको परेशानी हो रही है कि कोई स्मूथ चल रहा है जैसे पहला सवाल था, या थोड़ी परेशानी हुई? क्या परेशानी हुई? बोले सर पिछले सवाल में तुमने मस्त m1 x1 प्लस m2 x कैसे लगा दिया था, पर अभी क्या लगाएं? अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं? मैं बोलूंगा फॉर्मूला तो वही लगेगा। फिर आप बोलोगे सर फॉर्मूला वही लगेगा तो कोऑर्डिनेट्स तो पता ही नहीं है। और कोऑर्डिनेट्स किस पे निर्भर करते हैं? ओरिजिन। और यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, सब अलग अलग ओरिजिन मान सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे तीनों पार्टिकल के। और अगर तीनों पार्टिकल के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट भी बदल जाएंगे। अरे बदल जाएंगे तो सबका आंसर अलग अलग आ जाना चाहिए। पर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पूछे ही नहीं है। तो क्या पूछा है सर? डिस्टेंस पूछिए। एक बात समझना, कि मान लो इन तीनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ रहा है, बीच में कहीं आ रहा है, यहाँ कहीं। अरे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगी। मान लो आपने ओरिजिन यहाँ मान लिया, तो अब इसके अलग कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल अलग कोऑर्डिनेट। ओरिजिन यहाँ मान लिया, तो अब कोऑर्डिनेट इसके बदल जाएंगे। लेकिन मैंने तो क्या पूछी, डिस्टेंस 2m और सेंटर ऑफ मास के बीच की। तो वो तो हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की प्लेस नहीं बदलेगी, पोजीशन बदल सकती है। पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट बदल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो यही रहेगा। बात समझ में आई क्या? तो करेंगे कैसे सर, आप तो वो बताओ। क्योंकि फॉर्मूला तो है m1 x प्लस m2 x2, तो कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए। क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए। फिर अब तो अपने मन से कहीं पे भी ओरिजिन मानना पड़ेगा, तीनों पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ओरिजिन कहाँ माने? ओरिजिन ऐसी जगह मानो जहां से आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने आसान हो, तो कोऑर्डिनेट्स आप ही को लिखने हैं। समझ में आई बात? तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको ओरिजिन मान लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट a,0, और इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, इसके दो तीसरे वाले मास। तो जिस हिसाब से आपकी हालत हुई है तीसरे कोऑर्डिनेट लिखने में, तो यकीन मानो जब क्वेश्चंस करोगे तो पिघलने वाले हो एकदम। और बात यह है कि वो सिखाए भी नहीं जा सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स तो आपको खुद ही को लिखने पड़े।
ठीक है, इसमें सिखाने ऐसा कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है, ए, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ए कॉस 60 तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ए साइन 60 ये वाला कोऑर्डिनेट। ए कॉस 60 मतलब हो गया a/2, और ए साइन 60 मतलब √3a/2। ये इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है क्या? अब आगे की कहानी, एक्स यू एम वाई सी एम लगाओ, और फाइनल आंसर बताओ क्या आना चाहिए। एक्स यू एम क्या लिखोगे, 2m/0 m/a प्लस m/a/2, 4m 2m/0 m/0 m/√3a/2 upon 4m। 3a/8 √3a/8। ये तो कोऑर्डिनेट्स आ गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये तो कोऑर्डिनेट आ गए सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन मैंने यहाँ माना। अब मुझे लेकिन डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है, इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगता है, ये आंसर आएगा, ये आएगी डिस्टेंस। समझ में आई बात? अगला सवाल, थर्ड नंबर। तो जो तीसरा सवाल रहेगा वो कुछ रिजल्ट भी रहेगा, तो उसको एज अ रिजल्ट भी आपको याद रखना रहेगा। डायग्राम तो सभी ने बना ही लिया होगा, नहीं बनाया? यहाँ पे भी आप थोड़ा कलर का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखो जो ब्लू से लिखा है वो सॉल्यूशन है, कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं थे। ये आपको बाद में पता होना चाहिए रिवीजन के टाइम की, कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए थे। ओरिजिन हमने खुद ने माना, एक्सेस हमने खुद ने माना। तो जो है थर्ड में हम टू पार्टिकल सिस्टम पढ़ेंगे। तो एज अ रिजल्ट याद रखना है तो हेडिंग में डलवा दी। बाकी है सवाल ही कि बताइए, ऐसे दो मास हैं, आप देख रहे हो अभी तक मैं जितने भी सवाल कर रहा हूँ सभी में डिस्क्रीट मास सिस्टम है। ऐसा क्यों? क्योंकि हेडिंग ही वही डलवाई है। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम, वेरी गुड। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। m1 से बतानी है सेंटर मास की डिस्टेंस, करो ना। तब भी डिस्टेंस तो पता लगा ही सकते हैं ना। सबसे पहली बात, कैसे करना है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट आते हैं।
तो अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो ये एक्स एक्सिस मान लूं, अरे मान लूं, और ये क्या मान लूं, वाई एक्सिस। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, इसके कोऑर्डिनेट हो गए D,0, और मैं लिखूंगा एक्स सी ओ एम बराबर m1 × 0 प्लस m2 × D/m1 + m2। तो ये आ गया m2D/, और अगर बाय सी ओ एम लिखूंगा तो कितना आएगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, दोनों को मिलाने वाली लाइन पर होगा। अब वो लाइन टेढ़ी होगी तो टेढ़े होगा, अरे हाँ ना। इसमें कुछ रिजल्ट हमको याद रखने हैं, क्या देखो। अच्छा ये तो कोऑर्डिनेट आया, डिस्टेंस क्या आएगी, क्योंकि इसमें y तो 0 हो गया ना, तो जो डिस्टेंस होगी वही कोऑर्डिनेट है। अरे हाँ कि ना, समझ गए। तो कुछ रिजल्ट्स हम याद रखते हैं। रिजल्ट्स क्या याद रखते हैं कि मान लीजिए कि अगर दो मास हैं जिनके बीच की डिस्टेंस d है, तो मान लीजिए अगर यहां आएगा सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए, और m1 से डिस्टेंस को अगर बोल देते हैं r1, और m2 से डिस्टेंस को बोल देते हैं अगर r2, तो कुछ रिजल्ट्स मैं लिख रहा हूं तो आपको याद रखना है। पहली बात, r1 कितना आएगा, m2D/m1 + m2। r2 कितना आएगा, बोले सर D-r1 लिख सकते हो, हाँ भाई D-r1 लिख सकते हैं, और आप रखोगे ना r1 पता कितना आ जाएगा, m1D/, कुछ सिमेट्री या कुछ याद रखने का सब कुछ दिख रहा है तरीका, क्या दिख रहा है। जैसे ये r1 डिस्टेंस किस मास से है, m1 मास से, तो देखो क्या बन रहा है, m2D/m1, सामने वाला मास इनटू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। वैसे ही r2 किस मास से, m2 से, तो सामने वाला मास m1। अरे ठीक है क्या, और एक और रिजल्ट क्या लिख सकते हैं कि देखना जरा, m1r1 बराबर m2r2 करके देखो। मास 1 और मास 1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन बराबर दूसरा मास और दूसरे मास की डिस्टेंस सेंटर मास से, मल्टीप्लाई हमेशा बराबर आएंगे। अरे आ रहे हैं क्या। और तीसरी बात देखना जरा, r1/r2 कर दिया मैंने, तो क्या हो रहा है, m2/m1। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, कि जो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या, देखो अगर दोनों मास बराबर है तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में आएगा, और अगर ये मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास भारी की तरफ खिसक जाता है कि हल्के की तरफ खिसक जाता है, भारी की तरफ खिसक, हमेशा सेंटर ऑफ मास भारी तरफ होता है, ध्यान रखना। सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी तरफ होता है, ज्यादा वजन जिधर होता है उधर होता है। तो ये आपको रिजल्ट्स टू पार्टिकल सिस्टम में याद रखना है। बाकी है ये सवाल ही जैसा हमने पिछला किया था इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला, वैसा ये क्वेश्चन था। और ये रिजल्ट हम याद रखेंगे, जब भी टू पार्टिकल की बात होगी हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, ठीक है क्या। लिख लो, फिर लिखो कैलकुलेशन ऑफ सीओएम ऑफ कंटिन्यूअस मास। ये डिस्क्रीट हो गया, डिस्क्रीट में तो आप ऐसे 3600 प्रकार के अलग अलग अरेंजमेंट बनाते जाओ, ओरिजिन मान के कोऑर्डिनेट लिखते जाओ, m1 x1 फॉर्मूले लगाते जाओ, सवाल करते जाओ। सीओएम ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अब ध्यान से देखिए बात, अब मैं बोर्ड भरूंगा, दिखाऊंगा आपको, सीख, अब सीखने वाली बात है। अब आप पेन पकड़िए और ध्यान से कर दीजिए, हेडिंग डालने के बाद, हेडिंग डालने के बाद पेन रख दो और इधर देखो। ये लिख लिया, देख लिया, चलिए इधर देखो। कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब क्या है, तो आप समझ ही गए, ब्रॉड रिंग डिस्क, बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट, पॉइंट नहीं, बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले
यहाँ पे XCOM क्या लिखेंगे भाई, फॉर्मूला तो वही है, डेफिनेशन तो वही है, सिग्मा ऑफ MI XI अपॉन सिग्मा ऑफ MI। पर पता है अब लिमिट क्या लग जाएगी, इनफाइनाइट। क्योंकि अगर आप ये देखो कि एक रॉड में कितने पार्टिकल्स हैं सर, अनंत पार्टिकल्स, लाखों करोड़ नहीं, अनंत पार्टिकल। मिक्स उसको पीस दो तो फिर देखो कितने पार्टिकल, अनंत पार्टिकल, गिन लो उनको, फिर नहीं गिन पाएंगे ना। तो इसका मतलब सिग्मा की जगह क्या बन जाएगा, कोई नई बात तो नहीं पूछ रहा हूं मैं। ये मास किसका है, एक पार्टिकल का। तो जब हम रॉड में बात कर रहे हैं एक पार्टिकल का मास, तो क्या लिखेंगे, एक्स क्या है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, XUM बराबर इंटीग्रेशन TM इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। ये वैसे YCUM क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू वाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। और ZCUM क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे TM क्या है बताओ, मास ऑफ एलिमेंट। वो एक जो छोटे से टुकड़े की बात कर रहे हैं ना, मास की बहुत छोटा सा टुकड़ा, उसको एलिमेंट कहते हैं। मास का बहुत छोटा सा टुकड़ा, जो आपने एक रॉड को मिक्सी में पीस दिया तो ऐसा बारीक सा चूरा बन गया, उस चूरे का एक पार्टिकल का मास, वो है DM। अरे समझ में आई क्या, DM इज मास ऑफ एलिमेंट। ठीक, एक्स क्या है, जो ये एक्स लिखा है ना यहाँ पे, ये वाई और जेड, तो एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, बोलो तुमको क्या लगता है क्या है। एक्स इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, एक्स इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, ये होता है। और y इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। और z इज z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, ये होते हैं एक्सरसाइज। रुक जाओ अभी, यहाँ पे आपको एक चीज और पढ़नी, डेंसिटी, मास डेंसिटी। बोले सर ये तो बचपन से सुन रहे हैं मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तीन तरह की होती है मास डेंसिटी, आपने सिर्फ एक ही सुना, तीन। पहला लैम्डा, दूसरा सिग्मा, और तीसरा रो। लैम्डा कई जगह आता है, वेवलेंथ ये वो, मैं यहाँ पे जो लैम्डा का मतलब है वो है मास पर यूनिट लेंथ, जहाँ पे मास लेंथ में बिखरा हुआ हो। सिग्मा होगा मास पर यूनिट एरिया, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें सिर्फ एरिया होता है। और ये आपका वाला मास पर यूनिट वॉल्यूम। अरे समझ में आ रही है। अच्छा, इनके सबके लास्ट में अपन एक दो बात देखेंगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म बोलते हैं ना अपन रॉड, उनकी मास डेंसिटी कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा कांस्टेंट डेंसिटी, कोई सी भी डेंसिटी हो वो क्या रहेगी, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह की मास डेंसिटी डिफाइन होती है, समझ रहे हो ना। और नॉन यूनिफॉर्म मास अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो वेरिएबल डेंसिटी, वेरिएबल डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की होती है, वेरिएबल मास डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, मास पर यूनिट लेंथ में कौन कौन से ऑब्जेक्ट आप लिखना पसंद, कौन कौन से ऑब्जेक्ट के लिए सोचते हो आपकी लैम्डा डिफाइन होगा। जैसे रॉड, रॉड में मास केवल एक लाइन में होता है, कोई उसका एरिया नहीं है, कोई उसका वॉल्यूम। और रिंग, जितना भी ऐसे, अबे रिंग कैसे बनेगी, रॉड को मोड़ के बन जाएगी, स्ट्रिंग वगैरह है ना।
अच्छा, सिग्मा में आप क्या समझते हो? सभी तरह की प्लेट, जैसे सर्कुलर प्लेट मतलब डिस्क हो गया, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, प्लेट्स में एरिया होता है ना, पतली पतली प्लेट, पर उनमें कोई मोटाई नहीं है, थिकनेस नहीं है, तो वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ पतली प्लेट है। अरे हाँ की ना। और सभी तरह के हॉलो ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर तो है पर हॉलो, मतलब उसमें वॉल्यूम तो है पर मास नहीं है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम खाली पड़ा है, मास केवल सरफेस पर है, तो एरिया, मास पर यूनिट एरिया डिफाइन होगा। हॉलो सिलेंडर, हॉलो कोन, जितनी भी हॉलो चीजें, और यहाँ पे क्या आ जाएंगी, जितनी भी सॉलिड चीजें, जैसे सॉलिड क्यूब, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड कोन, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए आप ये डिफाइन करो। अरे ठीक है क्या? एक और बात सुनो, आप आपको जैसे डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मास निकाल लेते थे। कैसे? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बराबर, अरे सही है क्या? वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ मास लिखना है, तो आप क्या करोगे, डेंसिटी इंटू लेंथ, क्योंकि ये मास, अरे यहाँ डेंसिटी टू वॉल्यूम क्यों करते थे, क्योंकि वो आप डेंसिटी मास पॉइंट वॉल्यूम पढ़ते थे। अरे हाँ की ना। तो मास बराबर क्या हो गया, लैम्डा इंटू एल। और अगर एक छोटे से एलिमेंट की बात करो, डीएम, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएक्स। अरे हो जाएगा क्या? हाँ, डीएल बोल दो, डीएक्स बोल दो, मतलब छोटी सी लेंथ कुल मिला। अरे हाँ की ना। यहाँ पे मास बराबर सिग्मा इंटू एरिया, और छोटे से एलिमेंट का मास सिग्मा इंटू डी है, छोटा सा एरिया। अरे हाँ की ना। डेंसिटी जैसे काम आएंगी आपको, डीएम लिखना पड़ेगा ना। अबे यार डीएम लिखना पड़ेगा ना, तो डीएम लिखने के काम आएगा ये, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, मतलब बेकार में पढ़ा रहे हैं। या मास क्या हो जाएगा बताओ, रो इंटू वॉल्यूम, और बहुत छोटे से एलिमेंट का मास लिखना है तो रो इंटू उसका छोटा सा वॉल्यूम। अरे हाँ की ना। ये मास डेंसिटी। अब लिख, और हेडिंग डालनी है उसके बाद, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का हम सेंटर मास निकालना सीखेंगे। अब हम बहुत सारे कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। और लास्ट बेंच पे जो है, आपकी मस्त नींद पूरी हो गई क्या? तो ऐसे तीन तरह की मास डेंसिटी होती है, लैम्डा, सिग्मा, रो। किस ऑब्जेक्ट के लिए क्या डिफाइन होगा, वो आपने देख ही लिया, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है वो। सिंपल वही डेंसिटी जैसे आप बचपन से इस्तेमाल करते रहो वैसे ही वो है, बस अभी पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया भी है। अभी तक आपसे पर यूनिट वॉल्यूम ही पढ़ते थे। बाकी अदरवाइज तो ये एक्सयूएम निकालने का वही पुराना फॉर्मूला। और यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या होते हैं, इन पे अंडर इन ये है समझने की बात, कि एक्स इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना। एक्स इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। चलो मिटाएं। तो जो है, अब आप फर्स्ट हेडिंग डालें, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का क्या मतलब होगा, कि एक ऐसी रॉड जिसका मास यूनिफॉर्म है हर जगह पर सेम। मान लो इसका मास m है और लेंथ l। अच्छा, क्या आप इसकी डेंसिटी बता सकते हो, क्या डिफाइन होगी, लैम्डा सिग्मा रो। लैम्डा, वेरी गुड। और बता सकते हो कि लैम्डा क्या होगा इसके लिए, बताओ। एम बाय, अभी लिखा तो था, एम बराबर लैम्डा इंटू एल, तो एम अपॉन एल। ये क्या हो जाएगी इसकी मास डेंसिटी। कांस्टेंट आई क्या मास डेंसिटी, आई, क्योंकि रॉड कैसी है, यूनिफॉर्म। अरे समझ गए क्या? अब इसमें आपको साथ के साथ नहीं लिखना, ठीक है क्या? अब आपको समझने हैं एलिमेंट्स कैसे लेते हैं। हर अलग अलग शेप का एलिमेंट अलग अलग तरीके से लिया जाता है।
किसी एक शेप का एलिमेंट हमेशा सेम तरीके से लिया जाता है। टोटल कुछ 9-10 शेप्स हैं बस। उन सबके एलिमेंट कैसे लेने वो आपको सीख लेने, जैसे रॉड, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड, ये लिखना नहीं है। ऐसे एलिमेंट है 9-10 तरीके की शेप्स हैं। उनके एलिमेंट कहाँ कैसे कैसे लेने वो एक एक करके सिखा देंगे। तो पहला नंबर किसका है? रॉड का। तो जब भी रॉड दिखे, और ऐसा नहीं सेंट्रो मास निकालना है, कुछ भी निकालना, भी तो आगे बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी रॉड में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, ग्रेविटेशनल फील्ड रॉड का वगैरह वगैरह। हमेशा एलिमेंट ऐसे ही आएंगे। कैसे आएगा? ऐसे। ऐसे कैसे? अरे मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम बताओ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में मैं लिखवा चुका हूं, करवा चुका हूं। पोटेंशियल एनर्जी में ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, नहीं, कैसा लिया था एलिमेंट, कैसे लिया था? एक्स पे जाके dx एलिमेंट लिया था। हाँ, तो ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बोलो कि एक्स पे जाके ये dx लेंथ का एलिमेंट। ये जब तक याद नहीं होंगे आप क्वेश्चन को शुरू भी नहीं कर सकते, स्टार्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? जैसे आप सभी को याद था अभी, याद था ना कि रॉड का एलिमेंट ऐसे लेते हैं। वहां भी मैंने यही सब बातें बोली थी कि रॉड जब भी दिख जाए तो उसका एलिमेंट अब ऐसे ले देना। पर कोई मतलब नहीं है वैसे, है ना? फिर उसके बाद एक टेढ़ी रॉड का सवाल भी कराया था कि इसको घर जाके करके देखना है। कोई मतलब ही नहीं था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। मेरे को लग रहा है 5-7 तो जाएंगे बॉम्बे। अब क्यों जाएंगे वो नहीं पता। चौराहों पर अच्छी कमाई है वहां पे, हद लोग हैं यार। पर चौराहों पे भी दो तरीके से कमाई होती है। कौन सी वाली? कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाने का। अबे तुम डायरेक्ट लिख लो ना, सेंट्रोमास आएगा L/2 पे, खत्म करो यार, क्यों ऊपर इतना नाटक करें? हैं? नहीं कराऊं? जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आपका आदेश सर। डीएम क्या लिख दूं? एलिमेंट का क्या था? लेमडा इंटू dx। लेमडा क्या है? m/l/dx। ये डीएम आ गया। तो सबसे पहले एलिमेंट ले लो, एलिमेंट का मास लिख लो। अच्छा, यहाँ एलिमेंट की शेप क्या है मैं हमेशा आपको ये बताऊंगा, नहीं बताऊं तो मुझसे पूछ लेना। देखो रॉड है, रॉड का एक एलिमेंट है, और उस एलिमेंट क्या है वहां पे एलिमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट कैसा एलिमेंट है? ये पॉइंट एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? शेप नहीं, मतलब वो देखना है इसकी साइज, साइज नहीं, डायमेंशन हिसाब से बोल रहे, डायमेंशन के नजरिए से कह रहे हैं कि एक पॉइंट एलिमेंट। क्योंकि एक रॉड में एक छोटा सा पॉइंट हमने देखा जिसका कि मास कितना है, डी है। तो यहाँ कैसा एलिमेंट है? पॉइंट एलिमेंट। तो रॉड का एलिमेंट हमेशा पॉइंट एलिमेंट होगा। ये आपको आज से याद रखना। आ गया? जैसे डीएम आया उसके बाद तो अब कुछ नहीं, अब तो अपन को लिखना है एक्स यू एम। क्या होता है एक्स यू एम? बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अरे हाँ कि ना? बोले सर मजे आ गए, ऊपर भी डीएम नीचे भी डीएम काट दो। क्यों? डीएम से गया डीएम, और इस इंटीग्रेशन से गया इंटीग्रेशन, एक्स बच गया। नहीं? चलो ठीक है। तो सर ऐसे नहीं काटते हैं। डीएम क्या लिख दूं? m/l इंटू dx। और x क्या है? x, हाँ x डिवाइडेड बाय m/l इंटू डी। बोले अब मजा आ गया। अब आप m/l से m/l काट दो, m/l से m/l काट दो। हाँ कि ना? हाँ, कांस्टेंट है वो। जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, जो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा वो कट जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर नहीं काट। जैसे आप ये dx से dx नहीं काट, वो इंटीग्रेशन के अंदर है। m/l कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो काट सकते
इंटीग्रेशन के अंदर है तो प्रोटेक्टेड है वो इंटीग्रेशन से, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये कोई प्रोटेक्टेड क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर है मतलब उसको पहले इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, और फिर आगे उसको करो जो करना है। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात अब लिमिट्स की है। किसकी? लिमिट्स जब भी डालनी रहेंगी, लिमिट तो डालनी रहेंगी कि इंटीग्रेट करोगे तो पहले ये देखो कि इंटीग्रेशन किस में बना, मतलब लिमिट किसकी डालनी, एक्स, हमेशा एक्स नहीं रहेगा, इसलिए देखना पड़ेगा कि आपको किसकी लिमिट डालनी है, एक्स की डालनी है। अब लिमिट्स इस तरीके से रखने की कि हमारा पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाए, तो एक्स की दो वैल्यू ऐसी चुनो जिससे आप पूरे ऑब्जेक्ट को कवर कर सको। बोलो, अरे आ गई लिमिट, बस इतना आसान है लिमिट लिखना। उसके बाद एम बाय एल से एम बाय एल तो कट ही गया, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट डाल के एल स्क्वायर बाई टू, और नीचे आ गया एल, तो आंसर आ गया एल बाई टू। तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास मतलब कोऑर्डिनेट, तो हमने बेसिकली यहाँ पे ओरिजिन लिया होगा, यहीं से माना है ना जीरो, तो यहाँ से लिया है मैंने 0,0, तो यहाँ से एक्स सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, एल बाय टू पर। और अगर वाई सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो आप यही लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, यहाँ पे आप वैल्यूज वगैरह डाल दोगे, लेकिन बाय क्या लिखोगे, जीरो। भाई एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, अरे हाँ क्यों, तो ये तो जीरो ही आ जाएगा ना, क्यों आ जाएगा भाई जीरो, वाई जीरो है ना, नहीं समझ में आ रहा, तो फाइनल आंसर आपका याद है, लिख लो। क्या? पॉइंट, पॉइंट एलिमेंट, नहीं ठीक, पॉइंट एलिमेंट है वो, एक पॉइंट है छोटा सा, पॉइंट की शेप क्या होती है, पॉइंट होता है वो तो, पॉइंट तो पॉइंट होता है ना यार। बोले सर इतना बड़ा दिख रहा है, मैं तो स्क्वायर जैसा दिख रहा है, अरे वो बड़ा तो पीछे तक दिख जाए इसलिए ऐसा बनाया है, तो इतना सा है वो, तो डीएक्स लेंथ है टू सा, अरे हाँ की ना, हाँ ऐसे। तो सेकंड लिखेंगे, सीओएम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, क्या हो गया, बोलो, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिल गया, एल बाई टू पर, तो ये तो पता ही था है ना, यूनिफॉर्म रॉड पे सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में आता है, पता है हमें, नहीं पता है क्या, पता है, हमने उसको ऐसे निकाला। अब हम नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं जरा। तो आप पहले क्वेश्चन सा लिख लो, हेडिंग, पहले तो सेकंड नंबर डाल के एक हेडिंग डाल दो, आपने लिख लिया ना, तो लिखो आगे, हेडिंग डाल, सेकंड नंबर डाल के लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड, और फिर क्वेश्चन लिखेंगे हेडिंग के अंदर, और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग है, फिर क्वेश्चन है, फिर सॉल्व है, ये बना लिया है। तो आपका हाथ चलना चाहिए, जब जब रॉड दिखे तो सर एक्स पे जाके डी एक्स, इतना तो कर लो, आगे क्या करना है वो सोचेंगे, रॉड दिखते ही क्या कर लो आज के बाद, एक्स पे जाके डी एक्स, ये सर एलिमेंट ले लिया मैंने, अब बताओ। तो आपको सवाल बताएगा आपको आगे अपने आप, पर इतना काम आपको शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन आज ही लिखेंगे, और आज ही करेंगे, नहीं, देखो, अ, अरे लिख ली भाई, अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड हैज, a non-uniform rod has a variable mass density given by, lambda is equal to 2x square. Find coordinate of center of mass. मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपकी रॉड है, रॉड रखी हुई है ऐसे,
आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बताने हैं आपको? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने। कुछ बातें कर लेते हैं, बाकी आप करना घर पे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ बातें ये कि सबसे पहले एलिमेंट कैसे लिखेंगे बताओ। अरे बताओ। एलिमेंट सर रॉड दिख गई ना, कुछ दूसरे थॉट्स ही नहीं आने चाहिए आपके मन में। आपको एक्स पे जाना है, इससे पहले कि कोई कुछ आपका दिमाग कुछ और सोचे, आपको एलिमेंट ले लेना। अरे ले लिया एलिमेंट। अब ये एलिमेंट की शेप क्या आएगी? हाँ वो फिक्स है, कुछ चीजें फिक्स है आपको, कुछ चीजें फिक्स मिलेंगी। जो चीजें कठिन है ना वो फिक्स है। कितनी अच्छी बात। एलिमेंट लेना कठिन है, लेकिन कहाँ पे क्या एलिमेंट लेना है फिक्स है। अच्छा हो गया कि बुरा हो गया? अच्छा हो गया। तो बताओ डीएम क्या लिखोगे आप? सबसे पहले कौन सी डेंसिटी डिफाइन है? लैम्डा। क्या लिखते हैं डीएम लैम्डा का? लैम्डा डीएक्स। एम नहीं, लैम्डा डीएक्स। डीएम बराबर लैम्डा इंटू डीएक्स, ऐसे लिखते हैं डी। नहीं समझ रहा? अभी तो लिखाया था। और लैम्डा कितना है यहाँ पे? मजे की बात, 2x² दिया हुआ है, क्योंकि वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल आप निकाल थोड़ी सकते हो, वो तो रॉड का दिया है जो है। अरे बात समझ में आई क्या? ये होता है डीएम। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ है तो डीएम होगा लैम्डा इंटू डीएक्स। एरिया है तो सिग्मा इंटू डीए। और अगर वॉल्यूम है तो रो इंटू डीवी। ये होता है। अब लैम्डा क्या होगा वो आपको देखना है। अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो वो जैसे लिखा था मास अपॉन लेंथ। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, तो गिवन रहेगा। क्योंकि वेरिएबल है तो हम कैसे पता कैसा कितना वेरिएबल है, किस तरीके का वेरिएबल। अरे समझ में आ रही है? रही बात आगे की। अरे रही बात आगे की, एक बार देखना जरा। डीएम क्या लिखूंगा? 2x² dx इंटू एक्स। और ये हो जाएगा 2x² dx। अरे ठीक है क्या कि नहीं है ठीक? अरे बोलो। अरे एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, 0। अच्छा ये पॉइंट एलिमेंट है। बोले आपके मन में डाउट आ रहा है क्या? सर आपने तो बोला था x होता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। अरे ये होता है। पर आप तो यहाँ पे एलिमेंट के ही कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हो। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट है। अगर कोई पॉइंट है छोटा सा, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वही होगा। इसलिए समझ में आ रही बात? वो एक्स, एक्स जगह एक्स इंटीग्रेट कर देंगे। अरे यहाँ 2 से 2 काट दूं क्या? हाँ। x² से x² काट दूं क्या? नहीं। ये है आंसर। तो ये हो जाएगा x³ x⁴, l⁴/4, l⁴3/3, 3l/4। और ये वाला जीरो ही आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3l/4, 0। कुछ चमका? देख रहे हो आप, सेंटर ऑफ मास जो है आधे से उधर शिफ्ट हो गया, मतलब उधर भारी था। और हाँ भारी था। आप देखो लैम्डा एक्स बढ़ता जा रहा है, मतलब उधर की डेंसिटी ज्यादा है, उधर भारी है। जैसे से एक्स बढ़ रहा है भारी है, तो ये हमें पहले ही पता था कि सेंटर मास उधर शिफ्ट हो जाएगा। वहीं अगर ये 1/x² होता तो इधर शिफ्ट हो जाता, क्योंकि हल्का होता जाता। समझ में आएगी बात? चलिए फिर कल मिलते हैं।